नमस्कार। आज जैसा कि जान रहे हैं, कोरोना महामारी काल में हर जगह ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। तो हमारे भी महाविद्यालय हरिद्वार ब्रिटिश स्मारक महाविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये क्लास DLED सेकेंड सेमेस्टर का है और इस महामारी काल में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा भी एक स्वप्न जो भारत का देखा गया डिजिटल इंडिया का, उसमें भी ऑनलाइन शिक्षा का बहुत अच्छा महत्व है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में महामारी के लिए तो ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जा रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोग घर बैठे इसका लाभ ले सकें। कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्राचार्य सर भी ग्रुप में आप लोगों को डाले होंगे कि ऑनलाइन शिक्षा एक क्रांति, तो उस पर निबंध लिखने के लिए भी दिया गया था। तो ऑनलाइन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ये सेकेंड सेमेस्टर का मेरा पहला क्लास है। तो देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर जो शुरू होता है उसका पहला अध्याय शुरू होता है मौर्य साम्राज्य। आप देखेंगे तो जो मौर्य साम्राज्य था, इसके पिछली कक्षाओं में मैंने बताया होगा सभ्यता के बारे में, फिर आपका महाजनपद काल था, उपनिषद काल था, उसके बाद उसी सीक्वेंस में मौर्य साम्राज्य आता है। अब मौर्य साम्राज्य सबसे पहले जानेंगे मौर्य साम्राज्य इसका नाम क्यों पड़ा, तो अभी आगे इसके बारे में बताया जाएगा। मौर्य साम्राज्य था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। अब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ईसा पूर्व है, इसलिए ये घट रहा है, मतलब 1 ईस्वी के पहले का काल जो था वो ईसा पूर्व में ही था और ये घटते क्रम में था। तो 322 से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य था। अब देखते हैं कि इसकी स्थापना कौन किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य नहीं थी, तमाम तरह के लोग मतलब राजनीतिक लोग इस पर अपना ये करते हैं। चाणक्य द्वारा लिखी गई बुक अर्थशास्त्र जो काफी फेमस है उस काल में, और वर्तमान में भी उस बुक से बहुत सारे सुझाव लिए जाते हैं। तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उस समय जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अब पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो राज्य थे, जैसे आज का भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। उस समय भी राज्यों में डिवाइड था। तो राज्य थे तोसाली, उज्जैन, स्वनगरी और तक्षशिला, ठीक है। अब जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या उस समय 5 करोड़ थी। वर्तमान में कितनी है? लगभग 130 करोड़। तो उस समय 5 करोड़ जनसंख्या ही थी। ये बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब मायने रखता है। मुद्रा क्या थी? वर्तमान में भारतीय मुद्रा का क्या नाम है? रुपया नहीं, भारतीय रुपया, ध्यान रखिएगा। तो मुद्रा क्या थी? चांदी के सिक्के, जिसको पाना भी कहा जाता था। अब आता है पहले शासक, स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब अंतिम शासक इसके थे बृहद्रथ। उसके बाद आता है कि ये जितना आपको बताया जा रहा है इसका स्रोत क्या है। तो भाई इतिहास जानने के क्या स्रोत हो सकते हैं? अभिलेख हो या कहीं लिखा हुआ हो, तो उसमें क्या है स्रोत? मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका, उससे ये पता चलता है कि उस समय ये काल में क्या क्या कंडीशन थे। अब आता है कि कोई राजा था तो उस समय की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी। तो सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, ये सारी चीजों को हम क्रमबद्ध रूप से देखेंगे। अब सामाजिक स्थिति में क्या था? सामाजिक स्थिति में आप देखेंगे तो सबसे पहले था ब्राह्मणों की सर्वोच्चता। अब ब्राह्मण कौन थे? आपको पता होगा जब जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ तो ब्राह्मण किसे कहा जाता था? जो ज्ञान मतलब देता था और ज्ञान लेता भी था। वो उस समय जन्म पर आधारित जाति नहीं था, सिर्फ ज्ञान पर आधारित जाति था। जैसे आप देखेंगे तो उस समय जो ज्ञान होता था उसमें ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी। उस समय के समाज जो थे ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता था और उनका हर जगह आदर और सम्मान किया जाता था। इसके बाद वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा राजा का कर्तव्य होता था।
जो वर्ण आश्रम थे, समाज का जो एक लेयर बना हुआ था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तो इस हिसाब से उनकी जो रक्षा होती थी वो राजा का कर्तव्य होता था। जैसे वर्तमान में देखेंगे तो हमारे राइट्स हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं, इसकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय करता है। उस समय वर्णाश्रम की रक्षा कौन करता था? राजा करता था। उसके बाद आता है समाज में जातियां थी। अब इसमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। कामन रूप से जात के रूप में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम को ही जानते हैं, लेकिन उस समय जो मेगस्थनीज ने जातियों को दर्शाया उसमें सबसे पहले दार्शनिक थे, उसके बाद किसान थे, गोप थे, शिकारी थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे, सभासद थे। दार्शनिक कौन होते थे? दार्शनिक मीन्स कौन? उच्च विचारधारा वाला विद्वान, उसे दार्शनिक कहते थे। अब ये क्या होते थे? दार्शनिक दो तरह के होते थे, एक तो ब्राह्मण होते थे, एक भ्रमण करने वाले लोग होते थे। भ्रमण कौन करता है? अधिकांश देखे होंगे जो बड़े बड़े विद्वान हुए वो भ्रमण करके ही होते हैं। तो दार्शनिकों में भ्रमण करने वाले थे और ब्राह्मणों को शामिल किया था। किसान कौन था? जो कृषि का उत्पादन करता था उसे किसान कहते थे। अब कृषि का उत्पादन उस जमाने से था, अब कृषि का उत्पादन जैसे करता था उसे किसान कहते थे। फिर गोप थे, शिकारी। शिकारी किसे कहते थे? जो जंगलों में जानवरों को मारते थे या जैसे तमाम तरह के पहले शिकार किए जाते थे तो उनको शिकारी कहा जाता था। उसके बाद सैनिक, पता है सैनिक किसे कहते हैं? सैनिक का सीधा मतलब होता है, इसमें क्षत्रिय वर्ग के ज्यादा लोग आते थे। समाज की रक्षा की जिम्मेदारी जिनको होती थी उनको सैनिक कहा जाता था। ये मेगस्थनीज की इंडिका बुक में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद निरीक्षक, निरीक्षक का क्या मतलब? देख रेख करने वाला, इसको अध्यक्ष भी बोला जाता था। देख रेख समाज में करने वाला वो निरीक्षक कहा जाता था। उसके बाद सभासद होते थे, ठीक है। तो ये आपकी सामाजिक स्थिति थी मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्थिक। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय महोदया निर्मला सीतारमण जी। वित्त विभाग उस समय क्या था, कैसा था, उसको जानने के लिए देखेंगे। अब वित्त के क्या क्या सोर्स थे, कैसे कैसे मतलब पैसा उस समय आता था, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि कृषि था। वर्तमान में भी कृषि एक मतलब महत्वपूर्ण स्रोत है आय का भारत में। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। उस समय भी कृषि था। और कृषि क्या था? कृषि से कैसे राजा को फायदा होता था? तो उसमें था क्या? जितना उत्पादन करता था किसान, जैसे मान लीजिए 100 किलो उसके खेत में उत्पादन हुआ तो उसका 1/4 भाग उसको कर देना पड़ता था। किसको? राजा को। जैसे मान लीजिए 1 क्विंटल हुआ तो 25 किलो वो राजा को दे देता था कर के रूप में, ताकि राजा उसकी देखभाल कर सके और अन्य जो उसको सुविधा मिलती थी वो उससे उसकी व्यवस्था कर सके। उसके बाद आता है कि कृषि में सिंचाई के साधन क्या क्या है। ऐसे देखेंगे तो वर्तमान परिस्थिति में सिंचाई का सबसे बेहतर साधन नलकूप हैं, नहरें हैं, लेकिन उस समय इस सब चीज की कमी थी। उस समय बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता था और उससे तालाबों को भरा जाता था, झीलों को भरा जाता था, कुएं जो होते तो उनसे पानी निकाल के खेतों की सिंचाई की जाती थी। इसके बाद देखेंगे आर्थ का एक और साधन था पशुपालन। आपको पता होगा सबसे पहले पशु कौन सा पाला गया था? कुत्ता था। पशुपालन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पशु रखे जाते हैं। तब भी रखे जाते थे, अब भी रखे जाते हैं। ये कैसे मतलब अर्थ को क्या कहते थे? जैसे गाय से दूध निकलता है, भैंस से दूध निकलता है, या भेड़ से ऊन निकलता है, या इनके मांसों को भी मतलब उपयोग में लाया जाता है, इनके चमड़े को उपयोग में लाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती थी वो व्यापार को मतलब अर्थ को बढ़ाती थी। इसके बाद आता है व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार का मतलब ये था कि एक जगह से दूसरे जगह जाना और वहां से वो चीजें आना। आप देखेंगे तो व्यापार में आप जाति को देखें, शिकारी होते थे, इसमें गोप को शिल्पकार भी कहा जाता था, कारीगर। आप देखेंगे तो व्यापार में कारीगर और शिल्पकार जो होते थे, लकड़ियों की अच्छी चीज या सामान का निर्माण करके समाज में बेचने का काम करते थे। तो जब समाज में बेचने का काम करते थे
तो वो भी एक राजा के आय का स्रोत बनता था। व्यापार कारीगर शिल्पकार द्वारा लकड़ियों के सामान का निर्माण करके उसको समाज में देना या एक जगह से दूसरी जगह देना ताकि उससे व्यापार हो सके और उसकी प्राप्ति की जा सके। उसके बाद आता है सूत काटना, हथियार, सिक्के आदि बनाए जाते हैं। सूत काटना मीन्स क्या? जो कपास उस समय उत्पादन होता था उससे सूत काटे जाते थे और कपड़ा का निर्माण किया जाता था, वो भी व्यापार का उस समय साधन था। हथियार बनाए जाते थे, हथियार बना के इधर उधर बेचा जाता था एक राज्य से दूसरे राज्य तक। उसके बाद सिक्के बनाए जाते थे, आदि बनाए जाते थे और ये भी एक तरह से अर्थव्यवस्था का एक मजबूत साधन था। उसके बाद देखेंगे व्यापार कैसे होता था, तो दो मार्ग था उसमें, एक स्थलीय था एक जलीय था। जलीय में भी दो मार्ग था, एक तो नदी मार्ग था और एक समुद्री मार्ग था। उस समय देखेंगे तो जो मौर्य काल था उसमें भड़ूच जो गुजरात में पड़ता है, भड़ूच से मतलब शिप चलता था, जहाज चलता था और वो समुद्री मार्ग द्वारा श्रीलंका को जाता था। तो जब श्रीलंका को जाता था तो वहां ये मतलब गुजरात का बना समाज श्रीलंका को जाता था, तो व्यापार में वो अच्छा से अच्छा रोल अदा करता था। स्थलीय मार्ग जैसे आप देखेंगे तो एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य को कोई सामान भेजना, ये भी व्यापार का साधन होता था। जलीय मार्ग में एक और साधन होता था नदी का। जैसे देखेंगे तो नदियां जैसे हिमालय से गंगा निकलती है सीधे आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस समय देखेंगे तो भारत में जलीय मार्ग सबसे पहले आप देखेंगे तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जलीय मार्ग संख्या 1 है। ऐसे देखेंगे तो 6-7 जलीय मार्ग संख्या जिसके द्वारा व्यापार आज भी होता है और उस समय भी होता था नदियों के द्वारा, क्योंकि जलीय मार्ग से व्यापार करना काफी सस्ता होता है। उस समय व्यापार के साधन ये हुआ करते थे। उसके बाद देखेंगे धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति कैसी थी? हिंदू धर्म था उस समय, जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था। तो उस समय धर्म की स्थिति हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब देखते हैं राज्य का विस्तार उनका कहां से कहां तक था। उत्तर पश्चिम में ईरान, पूर्व में बंगाल, बंगाल मीन्स क्या? बांग्लादेश जहां है उसका नाम बंगाल था। उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक, इतना दूर तक जैसे देखेंगे तो पूरा एक तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा हिस्सा मौर्य साम्राज्य में शामिल था। उसके बाद देखेंगे अब प्रमुख शासक कौन कौन से हुए, तो प्रमुख शासक में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कब से थे? 322 से 298 ईसा पूर्व तक। 322 से 298 ईसा पूर्व तक। ये किसको हराए थे? घनानंद, जो उस समय का मतलब बहुत बड़ा शासक था और ये चाणक्य की सहायता से, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद है बिंदुसार, 298 से 273 ईसा पूर्व तक इनका काल था। उसके बाद है अशोक, अशोक महान भी कहा जाता है, आगे हम बताएंगे इनको महान क्यों कहा जाता है। 273 से 332 ईसा पूर्व तक इनका काल था। उसके बाद देखेंगे बीच में छोटे छोटे शासक आए, बहुत उनका नाम नहीं मिलता है। उसके बाद आते हैं बृहद्रथ, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसलिए बृहद्रथ थे। अगले क्लास में आपको प्रमुख शासकों के क्या क्या कार्य थे और उनके बारे में बता दिया जाएगा। नमस्कार।